Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to Inside Pharmacy Life. I am a registered pharmacist and I am so excited to welcome you to the very first lecture of our retail pharmacy internship program. In this internship, you will learn the real life basics of working in a pharmacy, the kind of knowledge every pharmacy student or fresh graduate must know before stepping into the field. So make sure to watch the video till the end and don't forget to subscribe and share with your fellow pharmacy students. Let's learn together. So in today's lecture, we will cover what is the difference between pharmacy and medical store, who is a pharmacist, what is the role of a pharmacist at a retail setup, and the layout of a pharmacy. सो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि फार्मेसी और मेडिकल स्टोर में क्या डिफरेंस होता है। ये चीज़ आपको अच्छी तरह से पता होनी चाहिए कि फार्मेसी और मेडिकल स्टोर में जो मेन डिफरेंस है वो क्या होता है। तो मेडिकल स्टोर में पंजाब ड्रग रूल्स 2007 के अकॉर्डिंग स्केड्यूल जी मेडिकेशंस रखना अलोन नहीं है। अब स्केड्यूल जी मेडिकेशंस क्या होती हैं और ये पंजाब ड्रग रूल्स 2007 क्या है। आप जो स्टूडेंट्स तो फाइनल ईयर के हैं वो अपने सब्जेक्ट फोरेंसिक फार्मेसी में पंजाब ड्रग्स रूल्स 2007 पढ़ेंगे, लेकिन जो अभी फ्रेश फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स नहीं हैं वो बिल्कुल घबराए नहीं। हम देख लेते हैं कि ये स्केड्यूल जी ड्रग्स क्या होती हैं। तो पंजाब ड्रग्स रूल्स 2007 में के एंड पर कुछ स्केड्यूल्स दिए गए हैं और उनमें से एक स्केड्यूल है स्केड्यूल जी। स्केड्यूल जी ड्रग जो है वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि वो हमें एक पर्टिकुलर मेडिसिन की लिस्ट देता है और वो लिस्ट क्या है, वो लिस्ट उन मेडिकेशंस की लिस्ट है जो मेडिकल स्टोर को रखना या सेल करना अलो नहीं है। और ये हम देख लेते हैं इस इमेज में, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि स्केड्यूल जी क्या कह रहा है, ड्रग्स नॉट टू बी स्टोर्ड बाय लाइसेंस इन फॉर्म नंबर 10। अब ये फॉर्म नंबर 10 क्या है ये भी मैं आपको आगे जाके बता देती हूँ। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन सी मेडिसिन्स हैं जो मेडिकल स्टोर पर नहीं रखी जा सकती। उनमें आ जाती हैं एंटी लेप्रोसी, इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, वैक्सीन्स, सीरा और एंटी सीरा, प्रोडक्ट्स रिलेटेड विद मेलिग्नेंट डिजीजेस एंड इम्यूनोसुप्रेशन, ड्रग्स ऑफ एनेस्थीसिया, इनहेलेशन, एनेस्थेटिक्स, antibiotics, inotropics, injection prostaglandins, alpha blocker, biotechnological products, narcotics, psychotropics, tricyclic antidepressants, antiviral, thrombolytic enzymes, products used in dialysis, creams and aerosol steroid preparations and hormones। ये स्केड्यूल जी मेडिसिन की लिस्ट है और ये सारी मेडिसिन मेडिकल स्टोर पर रखना अलो नहीं है। यही एक बेसिक डिफरेंस है फार्मेसी और मेडिकल स्टोर पे। फार्मेसी पर हम ये मेडिसिन सेल कर सकते हैं, लेकिन मेडिकल स्टोर पर ये मेडिसिन सेल करना या स्टॉक करना बिल्कुल अलो नहीं है। और ये स्केड्यूल जी जो है वो पंजाब ड्रग्स रूल्स 2007 का है, जो कि हमें कहता है कि ये मेडिसिन्स मेडिकल स्टोर पर हम सेल नहीं कर सकते। इसके अलावा जो डिफरेंस है फार्मेसी और मेडिकल स्टोर में वो ये है कि फार्मेसी का जो साइन बोर्ड होता है, यानी फार्मेसी के बाहर जो हम अपनी फार्मेसी का नाम जिस साइन बोर्ड पर लिखते हैं वो किस तरह का होना चाहिए, उसका बैकग्राउंड ग्रीन कलर का होगा और उसके ऊपर जो टेक्स्ट होगा वो वाइट कलर का होगा। जबकि मेडिकल स्टोर की बात कर लें तो उसका जो साइन बोर्ड होगा उसका बैकग्राउंड ब्लू होगा और उसके ऊपर राइटिंग वाइट ही होगी, लेकिन बैकग्राउंड ब्लू होगा। डायमेंशंस दोनों की सेम ही हैं, जो कि है 5 फीट लेंथ एंड 2.5 फीट विड्थ। डायमेंशंस साइन बोर्ड की दोनों की सेम ही होंगी। अब हम प्रीमिसेस जो है जहाँ पे हम फार्मेसी या मेडिकल स्टोर बना रहे हैं उसमें भी थोड़ा बहुत इसमें डिफरेंस आ जाता है। तो फार्मेसी का जो एरिया है वो 140 स्क्वायर फीट से कम नहीं होना चाहिए, जिसकी 8 फीट जो है ब्रेथ होगी और 8 फीट हाइट होगी। और जबकि मेडिकल स्टोर का जो एरिया है वो 96 स्क्वायर फीट से कम नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा हम जब लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं, जब हम फार्मेसी के लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे तो उसके लिए जो हमारे पास फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन होगा वो 8A होगा। यानी जब हम अपनी फार्मेसी के लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए फॉर्म 8A होगा, और मेडिकल स्टोर के लिए लाइसेंस के लिए अप्लाई करने के लिए जो फॉर्म होगा वो फॉर्म 8B होगा। और फार्मेसी का जो लाइसेंस जब आएगा, यानी जब हमने एप्लीकेशन दे दी लाइसेंस के लिए, उस एप्लीकेशन के बाद जब हमें लाइसेंस इशू होगा तो वो फॉर्म नंबर 9 पे होगा। और मेडिकल स्टोर का इसी तरह से लाइसेंस होगा वो फॉर्म नंबर 10 पे होगा। अब ये फॉर्म्स क्या हैं, ये भी पंजाब ड्रग्स रूल्स 2007 में
एंड के एंड पर जो स्केड्यूल्स दिए हुए हैं उनमें स्केड्यूल ए में ये सारे फॉर्म्स दिए गए हैं, वो भी हम इंशाल्लाह इसी इंटर्नशिप सेशन में पंजाब रूल्स 2007 के जो स्केड्यूल्स हैं उनको भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। अभी के लिए आप लोग बस इतना याद रख लें कि मेडिकल स्टोर फार्मेसी में मेन जो डिफरेंस है वो स्केड्यूल जी ड्रग्स हैं। मेडिकल स्टोर पर स्केड्यूल जी ड्रग्स रखना अलोन नहीं है, और फार्मेसी का जो साइन बोर्ड होता है वो ग्रीन बैकग्राउंड पे वाइट टेक्स्ट होता है, मेडिकल स्टोर का ब्लू बैकग्राउंड पे वाइट टेक्स्ट होता है। इसी तरह इनकी एरिया ऑफ प्रेमिसेस में भी डिफरेंस है। उस फार्मेसी का 140 स्क्वायर फीट से कम नहीं होना चाहिए, मेडिकल स्टोर का 96 स्क्वायर फीट से कम नहीं होना चाहिए। फार्मेसी के लिए जब हम अप्लाई करते हैं लाइसेंस के लिए तो वो उसका फॉर्म 8A होता है, और मेडिकल स्टोर के लिए एप्लीकेशन फॉर्म 8B होता है। एंड लाइसेंस ऑफ द फार्मेसी इज़ ऑन फॉर्म 9 एंड मेडिकल स्टोर का जो लाइसेंस होता है वो फॉर्म 10 पे होता है। नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि फार्मासिस्ट होता क्या है, हु इज़ अ फार्मासिस्ट। सो अकॉर्डिंग टू द फार्मेसी एक्ट 1967, द पर्सन्स रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 24 सब सेक्शन 1 क्लास ए। ये फार्मेसी एक्ट 1967 के अकॉर्डिंग जो पर्सन सेक्शन 24 के अंडर जो रजिस्टर्ड होगा उसको हम फार्मासिस्ट कहेंगे। ये फार्मेसी एक्ट 1967 भी आप फोरेंसिक फार्मेसी में पढ़ेंगे। उस के सेक्शन 24 में क्या कहा गया है। सेक्शन 24 में फार्मेसी काउंसिल के डिफरेंट रजिस्टर्स के बारे में जिक्र किया गया है, जिसमें से एक रजिस्टर ए है, और रजिस्टर ए में जो है वो फार्मासिस्ट रजिस्टर होते हैं। यानी जब आप लोग अपनी फार्म डी की डिग्री कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद आप फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे, तो फार्मेसी काउंसिल आपकी एंट्री करता है रजिस्टर ए में। यानी वो आपको एक उस रजिस्टर ए में आपकी एंट्री करने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू करेगा, जिसको आप कैटेगरी ए कहते हैं। इसी तरह जो मेडिकल स्टोर यानी जो फार्मेसी टेक्नीशियंस होते हैं उनकी कैटेगरी बी होती है, और वो रजिस्टर बी में रजिस्टर होते हैं। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी कि फार्मासिस्ट कौन है, जो कि फार्मेसी एक्ट 1967 के सेक्शन 24 के अंडर रजिस्टर होगा। और सेक्शन 24 में फार्मेसी काउंसिल के डिफरेंट रजिस्टर्स के बारे में जिक्र किया गया है, और रजिस्टर ए में फार्मासिस्ट रजिस्टर होते हैं। अपनी फार्म डी की डिग्री कंप्लीट करने के बाद वो फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं, और फार्मेसी काउंसिल जो है वो रजिस्टर ए में उनकी एंट्री के बाद उनको एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू करता है, जिसको कि आप कैटेगरी ए कहते हैं। ओके, सो नेक्स्ट हम देखेंगे कि फार्मासिस्ट का रिटेल सेटअप पे क्या रोल होता है। तो सबसे पहला जो मेन रोल है फार्मासिस्ट का वो ये है कि वो पर्सनली सुपरवाइज करेगा फार्मेसी पे सेल और परचेज को। यानी इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी कैटेगरी रेंट आउट कर दे, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी कैटेगरी को रेंट आउट कर दे और बिल्कुल ही भूल जाए कि वहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वहाँ पे बेशक कोई इलीगल काम हो रहा हो, अनरजिस्टर्ड ड्रग्स सेल की जा रही हों। नहीं, ऐसा कुछ नहीं फार्मासिस्ट करेगा। फार्मासिस्ट को अपनी जहाँ पे उसने कैटेगरी दी है वहाँ पे उसको सेल और परचेज को पर्सनली सुपरवाइज करना पड़ेगा, और ये देखना पड़ेगा कि वहाँ पे ड्रग्स एक्ट 1976 की कोई कंट्रोवेंशन तो नहीं हो रही। ड्रग्स एक्ट 1976 क्या है ये भी आप फोरेंसिक फार्मेसी में पढ़ेंगे, और ये मेन लॉ है जो कि सारे सेटअप को रेगुलेट कर रहा होता है। तो फार्मासिस्ट ये मेक श्योर करेगा कि पर्सनली सुपरवाइज करेगा सेल और परचेज को, कि कोई अनरजिस्टर्ड या इलीगल ड्रग सेल या परचेज तो नहीं हो रही। इसके अलावा फार्मासिस्ट का रोल ये है कि वो इन्वॉइसेस की जो वारंटी है और बैच नंबर जो है उसको चेक करेगा। अब ये इन्वॉइसेस क्या होती हैं और वारंटी क्या होती है ये मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि हम किसी शॉप पर जाते हैं और हम कोई चीज़ परचेज़ करते हैं तो वो हमें शॉप जो है एक बिल देती है, यानी जो चीज़ हमने परचेज़ किया है उसका एक बिल देती है, उसको हम इन्वॉइस कहते हैं। इसी तरह से हमारी जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं वो अपनी मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप को देती हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप से हम परचेज़ करते हैं। यानी फार्मेसी जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप से मेडिसिन को परचेज़ करती है, और डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप जो है हमें एक इन्वॉइस देती है। यानी जो जो मेडिसिन हमने परचेज़ किया उसका एक बिल आप कह लें, इन्वॉइस कह लें, वो हमें देती है। और हमने ये मेक श्योर करना है कि हम जो भी चीज़ परचेज़ करें हैं वो एक ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर से परचेज़ करें, और वो ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर कौन होगा, यानी जिसके पास ड्रग सेल लाइसेंस होगा, और वो लाइसेंस भी फार्मेसी के फार्मासिस्ट की कैटेगरी पे होता है। यानी जो डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप है वहाँ पर भी फार्मासिस्ट का रोल है, वहाँ पर भी फार्मासिस्ट की कैटेगरी पर ही लाइसेंस बनता है, और फार्मासिस्ट ही सारे सेटअप को देख रहा होता है। सो हमने फार्मेसी
एज अ रिटेल सेटअप पर हम क्या कर रहे हैं कि हम डिस्ट्रीब्यूशन से मेडिसिन परचेज कर रहे हैं और वो हमें एक इनवॉइस दे रहे हैं। उस इनवॉइस के ऊपर ये वारंटी होना लाजमी है। ये फॉर्म 2A पर वारंटी होगी। ये भी ड्रग्स एक्ट 1976 में फॉर्म्स दिए गए हैं, उसमें फॉर्म 2A है, उसके ऊपर ये वारंटी है। वारंटी अंडर सेक्शन 23 सब सेक्शन 1 क्लास 1 ऑफ द ड्रग्स एक्ट 1976। उसमें वो डिस्ट्रीब्यूटर जिससे हम मेडिसिन परचेज करें हैं वो हमें ये यकीन दिला रहा है कि वो जो मेडिसिन हमें दे रहा है वो ड्रग्स एक्ट 1976 के सेक्शन 23 की प्रोविजंस को कंट्रावीन नहीं कर रही। ये आप इमेज में देख सकते हैं। यहाँ पे आए डैश बीइंग अ पर्सन रेजिडेंट इन पाकिस्तान कैरिंग ऑन बिजनेस एट, यहाँ पे उसका बिजनेस का फुल एड्रेस होगा अंडर द नेम जो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन का नाम होगा, एंड बीइंग एन इम्पोर्टर और इंडेंटर और ऑथराइज्ड एजेंट ऑफ डैश do hereby give this warranty that the drugs hereunder described as sold or intended by me or specified and contained in the bill of sale, invoice, bill of lading or other document describing the goods referred to herein do not contravene in any way the provisions of section 23 of the Drugs Act 1976। तो ये वारंटी जो है हर इनवॉइस पर लाजमी होनी चाहिए। ये आप एज अ फार्मासिस्ट आप जो भी परचेज़ करेंगे अपने सेटअप पर, आप ये मेक श्योर करेंगे कि कोई भी मेडिसिन जो आप परचेज़ कर रहे हैं वो वारंटी के बगैर ना हो। हर इनवॉइस की मेडिसिन की इनवॉइस पर ये वारंटी होना लाजमी है। और इसके अलावा बैच नंबर्स भी आप चेक करेंगे। जब आपके पास इनवॉइस आएगी तो उसके ऊपर मेडिसिन के साथ बैच नंबर भी दिया गया होगा। तो जो इनवॉइस के ऊपर बैच नंबर होगा और जो फिजिकली स्टॉक आपके पास आ रहा है आपने उसके साथ मैच करना है कि क्या ये मैच जो वारंटी के ऊपर बैच नंबर दिया गया है वो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर भी वही बैच नंबर है या नहीं। क्योंकि जब भी ड्रग इंस्पेक्टर जो है वो इंस्पेक्शन के लिए कभी भी आ जाए तो वो कोई भी रैक किसी भी रैक में से एक कोई भी प्रोडक्ट उठा लेगा, कोई भी मेडिसिन उठा लेगा और उसको और हमसे कहेगा कि इसकी वारंटी दिखाएं। तो अगर आपके पास जो इनवॉइस होगी उसके ऊपर बैच नंबर डिफरेंट होगा और प्रोडक्ट के ऊपर डिफरेंट होगा तो आपके लिए मसला बन जाएगा। अगर कल को कोई खुदा ना खास्ता वो मेडिसिन जो है वो उससे कोई मसला आ जाए तो आपको क्लेम करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए आप जब आपके पास कोई स्टॉक आया है आपने सबसे पहले तो देखना है कि वो वारंटी उस पर मौजूद है इनवॉइस के ऊपर। उसके बाद आपने बैच नंबर्स को टैली करना है। इसके मैं आपको एक सैम्पल इनवॉइस दिखा देती हूँ जिस पर ये वारंटी है फॉर्म 2A पे। जैसे कि ये ZA ट्रेडर्स की इनवॉइस है और इसका देखें DSL नंबर भी लिखा हुआ है यहाँ पे, यानी इससे पता लग रहा है कि ये एक रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूशन है। और इसके एंड पे आप ये वारंटी चेक कर लें। ये हमें वारंटी दे रहे हैं। ये देखें ये मेडिसिन हमने इनसे परचेज़ की हैं, जैसे कि आईनेक्स सिरप है, इसका आगे बैच नंबर दिया गया है। और ये हमने जो हमारे पास आईनेक्स सिरप्स आए हैं उसके साथ हम टैली करेंगे कि ये बाकी जो आईनेक्स सिरप हमने परचेज़ किए हैं उसका बैच नंबर सेम है या नहीं। और अगर सेम नहीं है तो आप अगर एक दो का सेम नहीं है तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर ज़्यादा प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जिनका बैच नंबर मैच नहीं कर रहा तो आप डिस्ट्रीब्यूशन से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो आपको दोबारा से इनवॉइस जनरेट कर दें सेम बैच नंबर्स के साथ, वो आपको जनरेट कर देते हैं। अब ये देखें ये वारंटी नीचे दी गई है जिसमें वो कह रहे हैं कि आई जाहिद असलम चौधरी बीइंग अ पर्सन रेजिडेंट इन पाकिस्तान कैरिंग ऑन बिजनेस। आगे उन्होंने अपना एड्रेस बताया हुआ है कि ये इस जगह पे मेरा एड्रेस है और अपना नाम बताया गया है। और वो हमें नीचे बता रहे हैं कि जो सारी मैंने आइटम्स आपको दी हैं वो ड्रग्स एक्ट 1976 की कॉन्ट्रोवेंशन नहीं करी। तो एज अ फार्मासिस्ट एट अ रिटेल सेटअप आप जो भी चीज़ परचेज़ करेंगे, जो भी मेडिसिन परचेज़ करेंगे, पर्टिकुलरली मेडिसिन के लिए ये वारंटी होना लाजमी है इनवॉइस के ऊपर। सो एक रोल तो ये हो गया कि पर्सनली सुपरवाइज करेगा सेल और परचेज को। दूसरा ये कि वारंटी चेक करेगा और बैच नंबर चेक करेगा इनवॉइसेस की। फॉर्म 2A के ऊपर ये वारंटी है जो कि सेक्शन 23 ऑफ ड्रग्स एक्ट 1976 की कंट्रावेंशन नहीं करी, ये कहा गया है इस वारंटी के अंदर। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो रोल है फार्मासिस्ट का रिटेल सेटअप पे वो स्केड्यूल B ड्रग्स की रजिस्टर को मेंटेन करना है। अब ये स्केड्यूल B ड्रग्स क्या हैं? स्केड्यूल B ड्रग्स में हमारे पास आ जाता है नारकोटिक्स, साइकोट्रोपिक, एंटी डिप्रेसेंट एंड अंडर कंट्रोल ड्रग्स। अब फार्मासिस्ट का मेन रोल ये भी है कि उसने स्केड्यूल B ड्रग्स की जो सेल और परचेज है उसको भी
उसकी भी मेंटेनेंस करनी है, उसका भी एक रिकॉर्ड जो है वो अपने पास रखना है। अभी स्केड्यूल बी क्या है? ये भी पंजाब ड्रग्स रूल 2007 का एक स्केड्यूल है। पंजाब ड्रग्स रूल 2007 के एंड पे कुछ स्केड्यूल्स दिए हैं, उनमें से एक स्केड्यूल जी जो मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ, जो कि मेडिकल स्टोर फार्मेसी में डिफरेंस बताता है। अभी स्केड्यूल बी ड्रग्स, नार्कोटिक्स, साइकोट्रोपिक, एंटी डिप्रेसेंट और कंट्रोल ड्रग्स के बारे में हमें बताती हैं कि कौन कौन सी आइटम्स जो हैं इनकी सेल और परचेज को मॉनिटर करेगा फार्मासिस्ट, यानी इसका एक रजिस्टर बनाएगा फार्मासिस्ट और उस पर वो सेल और परचेज का रिकॉर्ड मेंशन करेगा। और हमारे पास ये जो नार्कोटिक्स और साइकोट्रोपिक एंड एंटी डिप्रेसेंट और कंट्रोल ड्रग्स जो हैं, स्केड्यूल बी ड्रग्स जो हैं, फार्मेसी पर इसका एक अलग से रैक होता है जो कि बैक साइड पे होगा फार्मेसी के, यानी कस्टमर के एक्सेस में ना हो, यानी कस्टमर को सामने से वो रैक नज़र ना आ रहा हो, कोई पीछे वाली साइड पे वो रैक हो। और ये सारी जो आइटम्स हैं नार्कोटिक्स की स्केड्यूल बी की, वो अलग से उस रैक में पड़ी होती हैं। और फार्मासिस्ट जो है उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ये सारी मेडिसिन को प्रिस्क्रिप्शन के बगैर सेल नहीं होने देगा। यानी स्केड्यूल बी में जितनी भी ड्रग्स हैं वो हम प्रिस्क्रिप्शन के बगैर सेल नहीं करेंगे और इसका एक रजिस्टर बनाएंगे। इसका एक हमारे पास रजिस्टर होगा जो कि सेल और परचेज को रिकॉर्ड करेगा। उस रजिस्टर पर हम डॉक्टर का नेम मेंशन करेंगे, पेशेंट नेम मेंशन करेंगे, कितनी क्वांटिटी हमने सेल की है और हमारे पास कितनी जो है वो बाकी रह गई है, और कितनी क्वांटिटी हमने परचेज़ की है और कितनी हमारे पास बाकी रह गई है। सारा रिकॉर्ड जो है हम उस रजिस्टर पर मेंटेन करेंगे। ये रजिस्टर भी इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगी कि ये रजिस्टर किस तरह का होता है, उसको किस तरह से मेंटेन करते हैं। तो थर्ड रोल हमारे पास फार्मासिस्ट का ये आ गया कि उसने स्केड्यूल बी ड्रग्स का रजिस्टर मेंटेन करना है और इनको बगैर प्रिस्क्रिप्शन के सेल नहीं होने देना। ये स्केड्यूल बी आप देख रहे हैं, ये पंजाब ड्रग्स रूल 2007 में के एंड पर दिया गया है स्केड्यूल बी, और इसमें ये सारी ड्रग्स मेंशन हैं जो कि प्रिस्क्रिप्शन के बगैर सेल नहीं करनी, इनका एक रजिस्टर मेंटेन करना है और इनका एक अलग रैक होगा। ये सारी यहाँ पर मेंशन है, ये सारे यहाँ पर इसके जेनेरिक नेम दिए गए हैं स्केड्यूल बी के। ये यहाँ पर भी सारी स्केड्यूल बी ड्रग्स की लिस्टिंग है। ओके, सो द फोर्थ रोल इज द टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी मेंटेनेंस। फार्मेसी पर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मेंटेन करना भी फार्मासिस्ट का काम है। अब कितना टेम्परेचर होना चाहिए, रूम टेम्परेचर कितना होना चाहिए, फ्रिज टेम्परेचर कितना होना चाहिए और कितनी ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, ये भी आप नोट कर लें कि जो हमारे पास फ्रिज टेम्परेचर होता है वो 2 से 8 डिग्री सेल्सियस है, कूल टेम्परेचर 8 to 15 है, रूम टेम्परेचर 15 से 25 डिग्री सेल्सियस होता है, यहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग 30 डिग्री तक भी हो सकता है। जैसे कि अब आजकल ज़्यादा गर्मी है तो 30 डिग्री तक टेम्परेचर एक्सेप्टेबल है रूम टेम्परेचर। और ह्यूमिडिटी जो है वो 60% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो फार्मासिस्ट जो है वो मेक श्योर करेगा कि अपनी जो हमारे पास प्रोडक्ट्स हमारे पास फार्मेसी पर पड़ी हुई हैं उनकी एफिकेसी को बरकरार रखने के लिए हमारे पास जो टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी है, उसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो ये किस तरह से रिकॉर्ड मेंटेन होता है? अब जो फ्रिज टेम्परेचर है उस फ्रिज में कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हम रख सकते हैं। अब आपके पास जो मेडिसिन का पैक है उसके ऊपर स्टोरेज कंडीशंस दी गई होती हैं, तो बेहतर है कि आप उसके पैक के ऊपर जो स्टोरेज कंडीशंस दी गई हैं उसके अकॉर्डिंग ही उसको स्टॉक करें। यानी जिस मेडिसिन के ऊपर लिखा हुआ है कि इसको बिलो 30 डिग्री रखना है उसको रूम में रखें, रूम टेम्परेचर पर रखें, और जिसके ऊपर ये कहा गया कि इसको 2 to 8 डिग्री सेल्सियस पर रखना है उसको फ्रिज में रखें। कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि सॉफ्ट जेल कैप्सूल्स होते हैं, उनमें कहा गया होता है कि इसको 8 to 15 डिग्री सेल्सियस में रखना है, तो उसके लिए कूल बॉक्स होता है उसमें रखते हैं। लेकिन कुछ फार्मेसीज को कूल बॉक्स नहीं होता तो उसको फिर हम फ्रिज में ही रख लेते हैं, लेकिन फ्रिज के सबसे लोअर शेल्फ में रखते हैं और यहाँ फिर हम इसको डोर में रख लेते हैं। तो फ्रिज में हमारे पास वैक्सीन आ जाती हैं, हमारे पास इंसुलिन आ जाती है, कुछ हार्मोनल इंजेक्शन होते हैं, आयरन के इंजेक्शन होते हैं, आई ड्रॉप्स होते हैं और सॉफ्ट जेल कैप्सूल जैसे कि मैंने आपको बता दिया है। वैसे तो कूल बॉक्स में रखते हैं लेकिन इसको हम फ्रिज में भी रख लेते हैं। ये सारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो फ्रिज में आ जाती हैं। अब ये टेम्परेचर का रिकॉर्ड कैसे रखेगा फार्मासिस्ट? इसके लिए इस तरह से एक टेम्परेचर शीट जो है वो अपनी फ्रिज पर डिस्प्ले करेगा और साथ में एक ये मीटर होगा, और ये मीटर हमें फ्रिज की रीडिंग देगा और रूम टेम्परेचर की रीडिंग देगा और ह्यूमिडिटी देगा। जैसे कि ये 6.5 डिग्री सेल्सियस अभी बता रहा है तो ये फ्रिज का टेम्परेचर 54% जो है ये ह्यूमिडिटी बता रहा है। इसी तरह का एक जो है वो मीटर आप
फार्मेसी पे में भी डिस्प्ले कर सकते हैं। ये तो फ्रिज पे डिस्प्ले है, आप उधर किसी भी शेल्फ पे डिस्प्ले कर सकते हैं, वो आपको रूम टेम्परेचर बताएगा। और इस तरह से ये हमारे पास एक शीट है जो हम रेफ्रिजरेटर के ऊपर डिस्प्ले करेंगे, और ये ऑर्ली टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी हम इस पर नोट करेंगे। यानी हर घंटे के बाद हमने इस पे टेम्परेचर जो है वो और ह्यूमिडिटी जो है वो लिखनी है। जैसे कि ये हमारा एक वीक का शीट है, ये टेम्परेचर ह्यूमिडिटी मेंशन करने के लिए। तो हर घंटे बाद जो है आपको इस शीट पर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी लिखकर साइन करना होगा। यानी आप हर घंटे बाद ये देख रहे होंगे कि आया कि हमारी फार्मेसी का टेम्परेचर मेंटेन है या नहीं है। तो हर घंटे बाद आप इस पर एंट्री करेंगे, यहाँ से मीटर से रीडिंग देखकर आप इसको हर घंटे बाद नोट करेंगे। ये रोल आ गया फार्मासिस्ट का। इसके बाद क्या रोल है हमारा, शॉर्ट एक्सपायरी रिकॉर्ड मेंटेनेंस करनी है हमने। अब कुछ कंपनीज जो हैं वो 6 मंथ्स पहले अपनी शॉर्ट एक्सपायरी जो है वो हमारे से ले लेती हैं। तो ये फार्मासिस्ट का ये रोल है कि वो ये मेक श्योर करे कि हमारी फार्मेसी पर कोई भी एक्सपायर्ड प्रोडक्ट या नियर टू एक्सपायरी प्रोडक्ट ना पड़ी हो। अब हमारे जो नियर टू एक्सपायरी प्रोडक्ट्स हैं, यानी जो जिनके एक्सपायर होने में 6 मंथ्स रह गया, उसको हम नियर टू एक्सपायरी कहते हैं। उनको हमने मेक श्योर करना है कि वो रैक्स में ना पड़ी हों। उसके लिए एक सेपरेट रैक होता है। शॉर्ट एक्सपायरी या नियर टू एक्सपायरी जो प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए हमने एक सेपरेट रैक बनाया होता है, और हमारे फार्मेसी में जितने भी रैक्स हैं वो हम अपने सेल्स पर्सन में डिवाइड कर देते हैं, और हर मंथ हम उनको एक शीट दे देते हैं, या हम हर मंथ उनको एक इंटीमेशन दे देते हैं कि आपने इस डेट तक जो है अपने रैक्स में से शॉर्ट एक्सपायरी जो है उसको निकाल लेना है। यानी जिसकी एक्सपायर होने में 6 मंथ रह गया होगा उसको वो निकाल कर वो लिस्ट हमें दे देंगे। उसको फिर हम डिस्ट्रीब्यूटर वाइज जो है वो अरेंज कर लेंगे, और हम उसको पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशंस जो हैं उनको हम वो रिटर्न करवाएंगे। तो हमारा ये काम है कि हम मेक श्योर करें कि रैक के अंदर ना तो नियर टू एक्सपायरी प्रोडक्ट्स पड़ी हों और ना एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स पड़ी हों। तो एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स ना पड़ी हों ये मेक श्योर करने के लिए हम नियर टू एक्सपायरी मेडिसिन जो हैं उनको ही रैक से निकाल के हम सेपरेट रैक में रख देते हैं, और उसको डिस्ट्रीब्यूटर वाइज अरेंज करके हम डिस्ट्रीब्यूशंस को वापस करवाते हैं। इस तरह से एक शीट है, एक्सपायरी इंटीमेशन शीट है, जो आप अपने सेल्स पर्सन को दे सकते हैं, जिसमें वो आपको यहाँ पे प्रोडक्ट नेम, पैक है, लूज़ है, एक्सपायरी डेट है, बैच नंबर लिख के आपको दे देंगे। और ये आपने 6 मंथ पहले की लिफ्ट करवानी है उनसे रैक में से। और ये लूज़ का क्या मतलब होता है कि यानी जो पैक जिसमें से हमने कुछ मेडिसिन निकाली हैं वो पूरा पैक नहीं है, उसको हम लूज़ कहते हैं। और उसको हम किस तरह से रखते हैं, उसको हम रैक में से रखते हैं कि उसका एक ईयर जो है ना वो बाहर निकाल के रख देते हैं। तो ये आपने मेक श्योर करवाना है कि ये शॉर्ट एक्सपायरी रिकॉर्ड आप मेंटेन करेंगे, और ये मेक श्योर करेंगे कि कोई भी एक्सपायर्ड प्रोडक्ट या नियर टू एक्सपायर प्रोडक्ट्स रैक्स में ना पड़ी हो। इसके लिए आप एक अलग से रैक बनाएंगे शॉर्ट एक्सपायरी का, और वहाँ पे ये सारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो रखनी चाहिए। इसके अलावा जो मेन रोल आ जाता है फार्मासिस्ट का, वो पेशेंट काउंसलिंग आ जाता है। किसी भी पेशेंट को किसी भी तरह की काउंसलिंग की ज़रूरत है, ओवर द काउंटर मेडिसिन चाहिए, या किसी भी डिजीज़ से रिलेटेड, किसी भी ड्रग इंट्रैक्शन से रिलेटेड किसी भी तरह की काउंसलिंग चाहिए, तो ये भी आपका एक बहुत ही ज़्यादा मेन काम है जो आपको करना होगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अगर आपको कुछ यहाँ तक समझ नहीं आया तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि फार्मेसी का लेआउट किस तरह का होता है। यानी हमारे पास जो हमारी फार्मेसी है उसमें रैकिंग किस तरह की होगी। जो मेन सेटअप होता है फार्मेसी का वो कंपनी वाइज अरेंजमेंट होती है। यानी हमारे फार्मेसी में जो सारी रैकिंग हुई है वो उसमें कंपनी वाइज मेडिसिन पड़ी हुई होगी, और उस कंपनी वाइज रैक में अल्फ़ाबेटिकली मेडिसिन पड़ी होगी। यानी फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फाइज़र कंपनी का रैक है, उसमें मेरे पास सारी फाइज़र कंपनी की मेडिसिन पड़ी होंगी, और उस फाइज़र कंपनी के रैक में जो मेडिसिन पड़ी होंगी, यानी जो फाइज़र कंपनी की मेडिसिन पड़ी होंगी वो अल्फ़ाबेटिकली पड़ी होंगी। और वो अल्फ़ाबेटिकली मेडिसिन किस तरह से पड़ी होंगी, वो फीफो अरेंजमेंट में पड़ी होंगी। यानी फर्स्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट या फर्स्ट इन फर्स्ट आउट अरेंजमेंट में पड़ी होंगी। अब ये कैसी अरेंजमेंट है, फर्स्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट का मतलब है कि जो मेडिसिन पहले एक्सपायर होनी है हम उसको ऊपर रखेंगे ताकि वो पहले सेल हो जाए।
या फिर जो प्रोडक्ट हमारे पास पहले से आई हुई है उसको हम ऊपर कर देंगे और जो प्रोडक्ट बाद में आई है हम उसको नीचे लगाएंगे ताकि जो पहले से पड़ी हुई थी वो पहले सेल हो जाए। फॉर एग्जांपल मेरे पास फाइजर कंपनी के रैक में एनसेड मेडिसिन के 3 पैक पड़े हुए हैं और मेरे पास 4 पैक और आ गए हैं। तो पहले से जो 3 पैक पड़े होंगे मैं उनको उठाऊँगी, जो बाद में 4 पैक आए हैं उनको नीचे लगाऊँगी और जो पहले से 3 पैक पड़े हुए थे उनको ऊपर लगा दूँगी ताकि वो पहले सेल हो जाएँ। तो इस तरह से हमारी लेआउट होता है फार्मेसी का। डिफरेंट फार्मेसीज़ पे डिफरेंट लेआउट हो सकता है, कहीं पे फार्मास्यूटिकल क्लास वाइज़ भी अरेंजमेंट हो सकती है, कहीं पे अल्फ़ाबेटिकली अरेंजमेंट होती है, लेकिन जो मेन फार्मेसीज़ हैं, जो ब्रांड फार्मेसीज़ हैं, उन पर यही अरेंजमेंट होती है कि रैक्स जो हैं वो कंपनी वाइज फार्मास्यूटिकल कंपनी वाइज अरेंज होते हैं और पर्टिकुलर कंपनी के रैक में जो मेडिसिन होती है वो अल्फ़ाबेटिकली अरेंज होती है और हम फीफो अरेंजमेंट को इंश्योर करते हैं कि जो प्रोडक्ट पहले एक्सपायर होनी है उसको हम ऊपर रखें ताकि वो पहले सेल हो जाए, या जो पहले से आई हुई है उसको ऊपर कर दें और जो बाद में आई है उसको नीचे रख दें। आई होप आपको बहुत सी नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही था। मेरे ख्याल में कि आपको बहुत सी नई चीज़ें सीखने को मिली होंगी। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना फीडबैक दें। कोई सजेशन हो अगर आपकी, किस तरह से हमें इंटर्नशिप को लेकर चलना चाहिए, अगर आप फीडबैक देना चाहते हैं तो ज़रूर दें। अपने फेलोज़ के साथ ये लेक्चर भी शेयर करें। और आपके लिए जो असाइनमेंट का क्वेश्चन है आज वो ये है कि आपने अपने मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में कोई सी 10 फार्मास्यूटिकल कंपनी के नेम आपने कमेंट सेक्शन में लिखने हैं अपने नेम और यूनिवर्सिटी नेम के साथ। आई होप आपको ये लेक्चर आज का पसंद आया होगा। हम आपसे अब नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।